फिर उसके बाद देखेंगे अगर नीच का होके बैठ गया किस राशि में नीच का होके, जैसे सूर्य होता है ना वो तुला राशि में नीच का होके बैठा होता है, तो सूर्य बैठ गया तुला राशि में नीच का होके बैठ गया, है ना। तो नीच भंग राजयोग कैसे बनाएगा, तो बता शास्त्रोकारों ने बताया कि तदुच्चनाथ तद राशिनाथ, तद राशिनाथ मतलब जिस राशि में वो नीच का होके बैठा है उस राशि का अधिपति। जैसे सूर्य तुला राशि में बैठ गया तो नीच का होके बैठ गया, तो उसका अधिपति कौन हुआ, तुला राशि का अधिपति कौन है, कौन बताएगा तुला राशि का अधिपति कौन है? शुक्र। शुक्र। अगर शुक्र चंद्र या लग्न से केंद्र में हो जाए तो कौन नीच भंग राजयोग बनाएगा? पहला सूत्र लिखिए, अगर कुंडली में कोई ग्रह नीच का होके बैठा है, जिस राशि में वो नीच का होता है उस राशि के अधिपति, जिस राशि में वो नीच का होता है उस राशि के अधिपति स्वामी। अगर अगर कुंडली में कोई ग्रह नीच का होके बैठा है, वो ग्रह जिस राशि में नीच का होके बैठता है, अगर जिस राशि में नीच का होके बैठा है, ये तो बताओ ना गुरु जी, एक बार फिर से पूरा दोहरा दीजिए, लिख नहीं पाया। लिखिए, कुंडली में जो ग्रह नीच का होके बैठा है, जिस राशि में नीच का होता है वो, जिस राशि में नीच का होता है उसी राशि में बैठेगा तो नीच का होगा ना। तो पहले वो लिखिए, जिस राशि में वो नीच का होके बैठा है उस राशि का अधिपति, जिस राशि में वो नीच का होता है उस राशि का अधिपति, अधिपति मतलब स्वामी। यदि लग्न से अथवा चंद्रमा से केंद्र में हो जाए, उस राशि का अधिपति और स्वामी लग्न से अथवा चंद्रमा से अगर केंद्र में हो जाए तो नीच भंग राजयोग बनेगा। कौन सा योग बनेगा? नीच भंग राजयोग बनेगा। लिख लिए सब? जी गुरुजी। चलो एग्जाम्पल देके समझाते हैं आपको। आप एक काम करिए सब, कन्या लग्न की कुंडली बनाइए। बन गया ये कन्या लग्न की कुंडली, और सूर्य बैठ गया यहाँ, और शुक्र बैठ गया यहाँ, और बुध बैठ गया यहाँ, गुरु बैठ गया यहाँ, चंद्रमा बैठ गया यहाँ। तो बताइए इसमें नीच भंग राजयोग बन रहा है? पहले बताइए। बन रहा है गुरुजी, बन रहा है, मगर शुक्र भी तो नीच के हो गए। तो देखो शुक्र भी नीच भंग राजयोग बना रहा है कि नहीं बना रहा है? केंद्र में बैठे तो नीच भंग राजयोग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो पहले ये देखो। बन रहा है, बन रहा है, नहीं बन रहा है। सूर्य नीच भंग राजयोग बना रहा है? जी हाँ जी बना रहा है। कैसे बना रहा है? सूर्य जिस राशि में बैठा है उसका अधिपति शुक्र लग्न से केंद्र में है।
केंद्र में नहीं, लग्न में ही है, लग्न में ही है। लग्न से केंद्र में मतलब वही लग्न केंद्र में ही आता है। और शुक्र यहाँ नीच का होके बैठा है ना। जी गुरुजी। तो बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बना रहा है गुरुजी। शुक्र की वजह से नीच भंग योग बन रहा है, सूर्य की वजह से नहीं बन रहा है। सूर्य की वजह से क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि लग्न में नहीं है और चंद्रमा से गिनेंगे तो पांचवा घर आ रहा है, जबकि केंद्र में 1 4 7 10 होता है। क्या पांचवें? कौन सा पांचवें में आ रहा है? शुक्र तो खुद ही अपना नीच भंग खुद कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र में लग्न में ही बैठे हैं, तो वो वैसे ही नीच भंग हो गया वहां पे। और सूर्य जहाँ बैठे हैं उसके अधिपति शुक्र लग्न में बैठे हैं, तो दोनों का ही नीच भंग हो गया। तो शुक्र का कैसे हुआ वो बताओ। सूर्य का तो हम समझ गए, शुक्र का कैसे हुआ? शुक्र खुद ही केंद्र में बैठे हैं ना। तो शुक्र केंद्र में वो कन्या राशि के होकर बैठे, मतलब नीच राशि के होकर बैठे हैं। नीच राशि को के देखना है, बुध को देखना है, बुध को देखना है उसके लिए। तो शुक्र नीच का होके बैठा है, तो शुक्र का जरूरत है। मैं वो तो सूर्य के लिए आप देखे ना, सूर्य के लिए देखे कि सूर्य जिस राशि में बैठा है उस राशि का अधिपति शुक्र, वो चंद्र से भी लग्न से भी दोनों से केंद्र में बैठा है, तो नीच भंग बन गया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि शुक्र भी तो नीच का होके बैठा है। वो राज्य, वो नीच भंग राज्य को बना रहा है कि नहीं बना रहा है यहाँ? तो पहला सूत्र जो बताया मैं कि जिस राशि में वो नीच का होके बैठा है उसका अधिपति बुध, वो बुध क्या लग्न या चंद्रमा से कहां से केंद्र में बैठा है? नहीं बैठा जी। परंतु जो दूसरे सूत्र है, उस दूसरे सूत्र में क्या होगा? वो बनेगा। कैसे बनेगा? दूसरा सूत्र लिखिए आप सब। दूसरा सूत्र लिखिए। वो जिस राशि में नीच का होता है, कोई ग्रह एक राशि में नीच का होता है और दूसरे एक राशि में उच्च का होता है कि नहीं होता है? हाँ जी, हाँ जी होता है। यहाँ शुक्र कन्या राशि में नीच का हो गया, तो कौन सी राशि में उच्च का होता है? मीन राशि में मीन को देख रहा है। मीन राशि के उच्च में होता है। वो मीन राशि का अधिपति कौन होता है? गुरु। तो गुरु लग्न से या चंद्रमा से केंद्र में बैठा है क्या? जी हाँ, बैठा है ना गुरुजी। तो दूसरे सूत्र से बना। और केंद्र से भी। तो दूसरे सूत्र से बना। दूसरे सूत्र का क्या बोलता है? जिस राशि का वो नीच का होता है और एक राशि में वो उच्च का होता है, जिस राशि में वो उच्च का होता है उस उच्च राशि का स्वामी अगर लग्न से अथवा चंद्र से केंद्र में हो जाए तब वो नीचभंग राजयोग बने। बोला ना श्लोक में, बोला तदराशि नाथोपि तदुच्च नाथ, तद उच्च नाथ। उच्च नाथ का मतलब होता है जिस राशि में नीच का होता है और एक राशि में उच्च का होता है। जिस राशि में वो उच्च का होता है उस उच्च राशि का स्वामी अगर लग्न अथवा चंद्रमा से केंद्र में हो जाए तो नीच भंग राजयोग बनाएगा। जब मैं बता रहा हूं तो अपना माइक बंद रखिए, जब मैं पूछूंगा तब माइक ऑन करके बोलना चाहिए, क्योंकि जब मैं बोलता हूं ना तो आपके आवाज की वजह से दूसरे लोग परेशान हो जाते हैं। समझ में आया कुछ निजभंग राजयोग के बारे में? जिस दो कंडीशन यहाँ अप्लाई होता है। क्या कंडीशन अप्लाई होता है? एक, जिस राशि में बैठा है उस राशि का अधिपति, और दूसरा कौन? जिस राशि में वो उच्च का होता है उस उच्च राशि का अधिपति अगर लग्न से अथवा चंद्रमा से केंद्र में बैठ जाए तो वो नीचभंग राजयोग बनाएगा। दोनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन में बनेगा तो राजयोग बनाएगा, नीचभंग राजयोग। पता चल गया सबको? जी गुरुजी, दूसरा वाला नियम लिखवा दिया गुरुजी। हाँ, दूसरे नियम देखिए। जो ग्रह नीच का होके बैठा है, वो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है, वो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है, उस राशि के स्वामी, जिस राशि में वो उच्च का होता है उस राशि के स्वामी
अगर लग्न से अथवा चंद्रमा से केंद्र में बैठ जाए तो नीच भंग राजयोग बनेगा। जी गुरुजी, ये नीच भंग राजयोग सिर्फ मतलब नीच ग्रह बैठे हो उन्हीं के लिए, भंगता के लिए, या जैसे कोई और हाँ योग हाँ पड़े, हाँ, जैसे नहीं दरिद्र सिर्फ योग? नीच भंग, अच्छा, नहीं सिर्फ नीच, जो नीच का होके, नाम से ही पता चल रहा है कि नाम क्या है, नीच भंग राजयोग। जो नीच का होके जो ग्रह बैठेगा उसका ही, क्योंकि श्लोक में पूरा पहले बताया गया है, नीचंगतो जन्मनि यो ग्रह स्यात्। नीचंगत माने नीच का होके जो ग्रह बैठा है जन्म कुंडली में, उसके लिए, उसका भंग के लिए। नीच राशि में जो बैठेगा तो इतना अच्छा फल नहीं देगा ना, इसके लिए वो अगर नीच भंग राजयोग बनाएगा तो राजा भवे धार्मिक चक्रवर्ती, ऐसा फल देगा, धार्मिक चक्रवर्ती जैसा राजा बनाएगा आपको। हाँ जी, तो बताइए जैसे इसको, किसी की कुंडली में दरिद्र योग बन रहा है और फिर भी वो दरिद्र नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ? वो दरिद्र योग कहीं का, भाई मैं बोला था ना एक दिन कि अगर कोई शुभ योग बन रहा है तो अशुभ योग को खंडन कर देते हैं। हाँ जैसे जैसे गज केसरी योग भी बन रहा है और केंद्र में गजकेसर कोई योग, भी गजकेसर योग बन रहा है, अगर गजकेसर योग बनेगा वो सकट योग तो कभी नहीं बनेगा। सकट योग एक क्या होता है, दरिद्र योग होता है, वो सकट योग कभी नहीं बनेगा। जैसे और केमद्रुम योग, केमद्रुम योग का भी भंग का हो जाता है। हाँ बहुत बहुत ये भी केंद्र केमद्रुम योग भंग हो जाता है। बोला ना शुभ योग अगर बनेगा, अगर किसके कुंडली में गजकेश्वरी योग है, कलानिधि योग है, बड़े बड़े राजयोग है, तो दरिद्र योग तो उसमें सामान्य योग में कट ही जाएगा ना। तो फिर दरिद्र योग को नहीं मानेंगे। जैसे उसके केंद्र में कोई ग्रह नहीं है तो दरिद्र योग हुआ, तो फिर वो दरिद्र योग नहीं माना जाएगा। तो इसके साथ वो लक्ष्मी योग अगर बना रहा, केंद्र में नहीं है तो नहीं है, अगर लक्ष्मी योग बना रहा है, अगर कलानिधि योग बना रहा है, ये सब योग बना रहा है, तो आपको उच्च कोटि का तो प्रतिभावान व्यक्ति बनाएगा ना वो। दरिद्र योग भंग हो जाता है। बहुत अच्छे अच्छे योग जब बनते हैं दरिद्र योग भंग हो जाता है ना। तो इस कुंडली में देख के बताइए, नीच भंग राजयोग बन रहा है। शनि नीच का है, उसका जो गुरु भी नीच का है। हाँ पहले शनि नीच का है, वो बताए शनि नीच का है, वो शनि नीच भंग राजयोग बना रहा है। जी गुरु जी बना रहा है, चंद्र से केंद्र में, मंगल चंद्र से केंद्र में, मंगल है और चंद्र से दोनों से केंद्र में है मंगल, जिस राशि में शनि बैठा है उसका अधिपति। तो बन गया। तो और कौन नीच का होके बैठा है, गुरु। तो वो भी नीच भंग राजयोग बना रहा है। जी बना रहा है। केंद्र में कैसे बना, शनि केंद्र में बैठे हैं तो बना रहा है। तो आपको पहचाना आ गया। जी गुरुजी। मेरा एक क्वेश्चन था, इसमें बोल सकते हैं क्या? हाँ पूछिए। जी, जैसे इसमें शनि का जब भी होगा ना, तो जैसे सर ने 2 सूत्र बताए थे। एक तो ये जो अभी किया, एक ये था कि जिस राशि में कोई ग्रह नीच का हुआ, उस राशि की उच्च राशि जो है उसका स्वामी। तो शनि में तो ये सूत्र कभी लागू नहीं होगा, क्योंकि शनि जिसमें नीच का हुआ मंगल में, मंगल उच्च होता है शनि की ही राशि में और शनि नीच में है। तो नहीं वो सब में सुनिए दूसरा वाला लागू होता है। देखो शनि अगर मैं बता रहा हूँ, सुनिए, शनि अगर क्या शुक्र में तुला राशि में क्या उच्च का होता है, मेष राशि में नीच का होता है। शनि क्या मेष राशि में नीच का होके बैठ गया ना, तो वो उच्च का होगा, वो उच्च तुला राशि में होगा। उस तुला राशि का अधिपति शुक्र, शुक्र अगर केंद्र में हो जाए तो शनि के लिए तो नीच भंग राजयोग बनाएगा ना। अच्छा, शनि का देखना हमने, राशि के स्वामी का नहीं देखना। राशि का स्वामी का देख, शनि किस राशि का अधिपति है ये देखना है हमको। वो दूसरे सूत्र में उच्च नीच देखना है हमको, किस राशि में वो नीच का होके बैठा है, वो किस राशि में वो उच्च होता है। अगर वो शनि की राशि देखना है, शनि की राशि मकर राशि में क्या होता है, मंगल उच्च का होता है और गुरु नीच का होता है। हाँ जी। मकर में गुरु नीच का होता है। जैसे इस अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, गुरु नीच का होके बैठा है वहां, और गुरु अगर मकर राशि में नीच का होके बैठा है और उच्च कहाँ होता है,
कर्क राशि में। कर्क राशि का अधिपति कौन है? चंद्रमा है। अगर वो लग्न से चंद्रमा केंद्र में हो जाए तो बन जाएगा योग। अगर शनि केंद्र में हो जाए तो बन जाएगा योग। कैसे बनेगा? कि शनि अधिपति है किसका? मकर राशि का। मकर राशि का अधिपति शनि अगर लग्न में हो जाए या चंद्र से लग्न में हो जाए तो बन जाएगा नीच भंग सबके लिए। अभी वाली कुंडली में दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ। हाँ हाँ, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। हाँ, तो दोनों योग माने कंडीशन में और नीच भंग राजयोग बना रहा है। हाँ, जो भी दो कंडीशन है वो सारे ग्रह पे अप्लाई हो गए। ऐसे कोई ग्रह नहीं है जिसके ऊपर वो अप्लाई नहीं होगा। आ गया नीच भंग राजयोग, सबको समझ में आ गया या किसी को कुछ डाउट है? एक प्रश्न है मेरा। हाँ बोलिए। सिंह लगन में अगर जो 12वां भाव है वहां मंगल हो, हाँ, और नीच का हो गया, में चंद्र हो, नवम में शनि हो, तो क्या मंगल का नीच भंग होगा? तो आप देखिए नीच भंग राजयोग बन, देखो आप कैसे बोले कि आप द्वादश भाव में मंगल नीच का होके बैठा है, नीच का होके बैठ गया कर्क राशि में। वो कर्क राशि का अधिपति कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा क्या लग्न से केंद्र में है? नहीं सर, अष्टम में है तो नहीं है। नहीं है, तो ये कंडीशन चला गया। दूसरे कंडीशन देखिए, दूसरे कंडीशन क्या है? दूसरे कंडीशन है जिस राशि में वो उच्च का होता है। मंगल किस राशि में उच्च का होता है? मंगल हो गया मकर में। मकर में उच्च का होता है। मकर का अधिपति कौन है? शनि भगवान। शनि चंद्र या लग्न से केंद्र में है क्या? नहीं है सर, नवम में बैठे हैं। नवम में बैठा है तो बनेगा क्या? तो नहीं बनेगा इसका, तो नीच भंग राजयोग नहीं बनेगा। ठीक है, मेरे को क्वेरी था, मैंने कहा समझ नहीं आ रहा था, कंफ्यूजन था। तो देख लीजिए योग, जो योग आपको बताया गया है वो योग फलित हो रहा है क्या? अगर योग फलित हो रहा है तो नीच भंग राजयोग बनेगा, अगर नहीं फलित हो रहा है तो नहीं बनेगा। गुरुजी मैं बोलूं क्या? आप देखिए ये सब कुंडली आप अगर एक ही योग में पूरा टाइम निकल जाए, आप समझ में तो आ गया ना आप सबको? जी समझ में आ गया। दूसरे योग पढ़ते हैं। गुरुजी, यदि किसी कुंडली में कोई ग्रह नीच का है और नवमांश में भी नीच का है और दोनों में ही भंग हो रहा है तो वो अच्छा रहेगा? दोनों में भंग, ये सब बोला ना, जितने योग होते हैं ये सब आप जन्म कुंडली में ही देखेंगे, है ना? जन्म कुंडली एक बोला ना आपको, एक वर्गोत्तम करके आप गुरुजी समझाए होंगे। जी गुरुजी। वर्गोत्तम का मतलब क्या होता है पहले बताइए आप। वर्गोत्तम मतलब गुरुजी क्या समझाए थे आपको? वर्गोत्तम मतलब लग्न में और नवमांश में लग्न में बैठा है उसी राशि में नवमांश में बैठा है। नवमांश में बैठा है, अगर वो उच्च का होके बैठा होगा, लग्न में उच्च का होके बैठा है और दशम में नवांश में भी उच्च का होके बैठा है, तो क्या फल देगा? नहीं मैं बता रहा है और नवमांश में भी नीच का है। नवमांश में भी नीच का है, तो दोनों तरफ वर्गोत्तम होके नीच का वर्गोत्तम बनाया कि नहीं बनाया हो? जी गुरुजी। अगर दोनों एक बताया ना वर्गोत्तम तब ज्यादा फलदायी होगा। अगर इसमें भी मित्र गृह में बैठ गया, नवांश में मित्र गृह में बैठ गया, तो क्या दोनों तरफ शुभ में बैठ गया वो, तो दोनों तरफ शुभ देगा। अगर दोनों तरफ अशुभ में बैठ गया तो दोनों तरफ क्या ज्यादा अशुभ ज्यादा हो जाएगा ना आपका। जी, लेकिन गुरुजी लग्न में वो नीच भंग राजयोग भी बना रहा है। हाँ, वो लग्न में ही देखेंगे, लग्न कुंडली में ही देखेंगे नीच भंग राजयोग बना रहा है कि नहीं बना रहा है, वो नवांश कुंडली में नहीं देखेंगे। जी, फिर कैसा फल देगा गुरुजी? ओ फल देखो जब राजयोग की प्राप्ति काल आएगी तब नीच भंग राजयोग की प्राप्ति में वो काल में आपको वो फल देगा। जी हाँ, आपको आगे पढ़ाया जाएगा ये सब राजयोग आपको कब प्राप्ति होगा। और एक कोई बस्ती में रह रहा होगा, नीच का होके नीच कुल का होगा, उसके कुंडली में भी 100 राजयोग मिल जाएंगे। क्या वो प्रधानमंत्री बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। वो अपने समाज में प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ, अपने समाज का प्रधानमंत्री बनेगा जी। वो उस लेवल का स्थान काल पात्र के हिसाब से भी राजयोग देखा जाता है। जी जी जी। हाँ, वो उस स्थान काल पात्र में जन्म हुआ होगा तो उस राजयोग की वजह से अगर कोई इस अंबानी के कुल में जन्म हुआ होगा, सामान्य गजकेसर एक ही योग उसके कुंडली में होगा तो भी ये राजा जैसा बनेगा, क्योंकि वो उस स्थान काल पात्र में जन्म हुआ है।
हाँ। नहीं गुरुजी, हम ये जानना चाह रहे हैं, तो जो अब शुक्र वर्गोत्तम को हम गिनेंगे, हम नीच में गिनेंगे या राजयोग में नीच ही गिनेंगे? होगा, नीच ही हो रहा है गुरुजी। वर्गोत्तम का क्या मतलब होता है? वर्गोत्तम एक राजयोग की श्रेणी में आता है। वर्गोत्तम देखा जाता है क्या है, अगर इसमें कुंडली में, और एक बात आपको गुरुजी ने बताया होगा, अगर वो तो सूर्य को लेके बताया होगा, शुक्र को लेके बताया होगा। अगर सूर्य लग्न कुंडली में नीच का होके बैठा है और नवांश कुंडली में उच्च का होके बैठा है, तो वो उच्च का फल देगा। जी। हाँ, नवांश जी। प्रतिछवि है, पूरा प्रतिरूप है लग्न ये का। जी। हाँ, नवांश की हिसाब से बहुत अच्छा फल मिलता है। हाँ, नवांश की स्थिति में अगर किसी कुंडली में लग्न में ग्रह इधर उधर भाव में बैठ गए, खराब भाव में बैठ गए, और नवांश में जाके उच्च हो गए, जी। अच्छे श्रेणी में आ गए, मित्र गृह में आ गए, तो उसका जीवन इतना ठीक तरह से अच्छा हो जाता है, इतना खराब नहीं होता। नवांश क्या है? प्रतिरूप है, वो बहुत अच्छा परिणाम दे देता है। वर्गोत्तम का मतलब होता है अगर वो लग्न में भी उच्च का होके बैठा है या नवांश में भी उच्च का होता है, वो वर्गोत्तम बहुत अच्छा फल देगा। और यहाँ मित्र का होके बैठ गया, उधर भी मित्र का होके बैठ गया, वो और अच्छा फल देगा, है ना? वर्गोत्तम का मतलब यही होता है, अगर दोनों तरफ अच्छा बन रहा है तो बहुत अच्छा फल देगा। हाँ, समझ में आ रहा है ना? ये वर्गोत्तम एक ग्रह के लिए लागू होगा या सभी के लिए? वर्गोत्तम सभी के लिए लागू होगा। एक ग्रह हो, जैसे कि चंद्रमा 5वें भाव में बैठा है, वर्गोत्तम उसमें नवांश में भी 5वें भाग में बैठा है, तो एक ग्रह से ही अच्छा। वो राशि के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ना, किस राशि में बैठा है वो। अगर उसमें कर्कट राशि में, सिंह में बैठा है चंद्रमा, मित्र की राशि में, उधर भी जाके अगर सिंह में बैठ जाए तो बहुत अच्छा। तो इसका अर्थ क्या होता है कि जैसे चंद्रमा अच्छा फल देने वाला होगा? हाँ, चंद्रमा अच्छा फल देने वाला लग जाता है, क्योंकि दोनों तरफ वो अच्छे भावों में बैठ गया। हाँ, जब आप आगे जाके षडवर्ग विचार होगा, ये सब वर्ग विचार होता है, कितने कितने भाव, कितने वर्ग में अच्छा होके बैठा है, कितने वर्ग में स्वगृह ये के बैठा है, कितने वर्ग में उच्च का होके बैठा है। जितने वर्ग में वो अच्छा बन के बैठा होगा उतना अच्छा परिणाम देगा। जितने भाव वर्ग में वो अच्छा भावों में बैठा होगा उतना अच्छा परिणाम देगा। वो आपको दूसरे जो क्लास पढ़ाया जा रहा है कुंडली निर्माण का, उसमें षोडश वर्ग निर्माण आपको दिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा। अब अगर जो जुड़े होंगे उनको पता होगा, वो उसमें सिखाया जाएगा षोडश वर्ग में कैसे रहते हैं। षोडश वर्ग में 5-6 वर्ग में अगर अच्छे में बैठ गए तो अच्छा फल देगा। और यदि किसी की कुंडली में नवांश में और लग्न में एक राशि नहीं मिल रही हो, एक भी नहीं हो ग्रह, तो क्या नहीं बनेगा वर्गोत्तम? नवांश नहीं बनेगा वर्गोत्तम। अगर बन रहा है तो वर्गोत्तम बनेगा। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं बन रहा है तो अच्छा फल नहीं देगा। गुरुजी, वर्गोत्तम के लिए भाव महत्वपूर्ण है या राशि? राशि देखो, एक भाव से वर्गोत्तम बनता है, एक राशि से वर्गोत्तम बनता है। यार राशि वाला वर्गोत्तम सबसे अच्छा होता है। हाँ, राशि का होके, क्योंकि जिस राशि में बैठ गया उधर भी उसी राशि में जाके बैठ गया। अगर लग्न दोनों का समान हो जाए, इसमें जो लग्न नवांश में वही लग्न हो जाए तो बहुत अच्छा। यहाँ भाव का भी महत्व हो जाता है, राशि का भी महत्व हो जाता है, दोनों तरफ का महत्व हो जाता है ना। क्या भाव को लेंगे, अगर यहाँ पंचम भाव में उच्च का होके बैठा है, नवांश में पंचम भाव में नीच का होके बैठ गया तो क्या फल देगा? वो तो भाव का वर्गोत्तम बन गया ना, परंतु वो नीच इधर उच्च का उधर नीच का बन गया तो क्या वर्गोत्तम बनाएगा वो? पता चल रहा है ना आपको? तो राशि का सबसे ज्यादा भाव प्रधानता को अपन सेकेंडरी करके चलें। हाँ, राशि को सबसे राशि को प्रधानता देनी है अपन। हाँ, राशि को प्रधानता देना है। उच्च नीच जो सब इसी में राशि में ही देखा जाता है, भावों में नहीं ना। तो भावों में देखा जाता है, कितने अच्छे भावों में है तो इतना अच्छा फल देगा। वो बात की विषय है ना, आपको धीरे धीरे आगे वो सब पता चलता रहेगा। हाँ, वर्गोत्तम में किसी को कुछ और डाउट है? इसी बात में वर्गोत्तम का भी चर्चा चल गई। जी वहाँ नीचंगतो जन्मनि योग्रह स्यात्, इस श्लोक में तो सर चंद्र लग्नात् से ही कह दिया ना, मतलब लग्न से नहीं, चंद्र लग्नात् से ही केंद्र में करके कह दिया ना। ये बोला ना श्लोक में, चंद्र लग्नात्, यदि वो चंद्र लग्नात् दोनों तरफ जो बता रहा है, चंद्र से और लग्न से, दोनों से भी होता है।
चंद्रात लग्नात्वा ऐसा करके नहीं कह दिया ना, चंद्र लग्नात मतलब चंद्र से, मतलब वो शास्त्र वो एक श्लोक पूर्ति के लिए होता है ना, उस श्लोक पूर्ति के लिए वो दोनों लिखते तो नहीं हो पाता ना, तो चंद्र लग्नात ऐसे लिख दिया, मिला के लिख दिया, चंद्रात लग्नात, चंद्र लग्नात। हाँ। और गुरु के बारे में यहाँ गुरु मकर में नीच में है और इसका उच्चनाथ तो चंद्रमा ही है, वो चंद्रमा से केंद्र यानी सभी देखो ऐसे अगर लेंगे, ऐसे तो लेंगे अगर चंद्रमा, तो अगर जो भी गुरु कभी नीच का ही नहीं होगा। हाँ, अगर चंद्रमा से लेंगे तो गुरु कभी नीच का ही नहीं होगा, वो हमेशा माना जाएगा कि गुरु हमेशा ही उच्च का होता है होगा, क्योंकि अगर वो चंद्रमा, क्योंकि वो जहाँ उच्च का होता है उसका अधिपति तो चंद्रमा है, वो तो कभी नीच का नहीं हो पाएगा, तो गुरु हमेशा उच्च का होकर फल देगा, नीच भंग राजयोग हमेशा बनेगा, इसलिए वो लग्न से देखेंगे, लग्न से चंद्रमा केंद्र में हो जाए तो बन जाए, क्योंकि तभी तो कभी गुरु नीच का नहीं होगा ना, हमेशा वही नीच भंग राजयोग बना देगा। वो कंडीशन भी देखा जाता है। आगे बढ़े गुरुजी, एक प्रश्न करने के हम वर्गोत्तम के विषय में। हाँ बोलिए। अगर कोई ग्रह मतलब ग्रह या कोई राशि अगर मान लो लग्न कुंडली में कोई अशुभ है और वर्गोत्तम मतलब नवांश कुंडली में अगर वो शुभ है, तो अपन उसका शुभ फल मानेंगे या अशुभ फल मानेंगे उसका, या 50-50 मानेंगे उसका? शास्त्र में जो बताया गया है वो दो ग्रहों के लिए बताया गया है कि अगर इसमें नीच का हो के उधर उच्च का हो जाए तो सूर्य के लिए बताया गया, शुक्र के लिए बताया गया, परंतु किस बताया जाता है अगर यहाँ नीच का हो के वहाँ उच्च का हो जाए तो अच्छा फल ही देता है। अच्छा। इतना खराब फल, वो नीच का इतना खराब फल नहीं देता है ना। अगर नवांश में अच्छे परिस्थिति में, अच्छी स्थिति में, अच्छे भावों में बैठ जाए तो थोड़ा परिणाम उसका जो नीच का होता है, उसका खराब का होता है, वो थोड़ा कम हो जाता है। जी, तो अब इसमें सिर्फ सूर्य शुक्र के लिए ही अपन फॉलो करेंगे या बाकी सारे ग्रहों के लिए फॉलो करेंगे? सारे के लिए फॉलो कर सकते हैं, कोई इतना ये नहीं है, पर शास्त्रों ने वही सूर्य और शुक्र के लिए ही बताया गया है। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। हाँ, मिथिलेश जी आपका क्या डाउट था, कुछ पूछ रहे थे आप? नो सर। हाँ? नहीं सर। आगे बढ़े? जी सर। जी गुरुजी। गुरुजी, आप एक नेत्र रोगों के बारे में आपको एक सामान्य योग बताया गया था आपको। द्वितीय और द्वादश भाव में अगर सूर्य हो और पाप ग्रह से प्रभावित हो तो नेत्र योग बनता है, बताया गया था ना गुरुजी, कि द्वितीय और द्वादश भाव में सूर्य हो, क्योंकि वो प्रकाशित ग्रह है, और द्वितीय और द्वादश भाव को हम नेत्र बोलते हैं। अगर उन नेत्र भाव में कोई प्रकाश, ज्यादा प्रकाश करने वाला का ग्रह बैठ जाए और पाप ग्रह से वो प्रभावित हो जाए तो वो क्या करेगा? नेत्र रोग की समस्या सृष्टि करेगा, नेत्र रोग बनाएगा। पाप ग्रह के प्रभाव में आना बहुत जरूरी है ना। द्वितीय और द्वादश से तो नेत्र रोग की कई ऐसे तो चर्चा चली है, नेत्र रोग इसमें होता है उसमें होता है। सामान्य सी जो योग है ये आपको ये बताया गया है कि द्वितीय और द्वादश भाव में सूर्य हो और पाप ग्रह से क्या हो? प्रभावित हो, तो कौन सा योग बनेगा? नेत्र रोग बनेगा। सामान्य रूप से ये एक योग है कि द्वितीय और द्वादश भाव में बन रहा है। तो आप देखिए आपके नेत्र रोग कुछ है या नहीं है, चश्मा लगा हुआ है या? हमको चश्मा लग रहा है और हमारी है ना लेफ्ट वाली आई से ना उसकी रोशनी भी जा चुकी है, मतलब एक बार, तो अब हमको मतलब कुछ ना प्रॉब्लम चलता ही रहता है, वो नेत्र कमजोर होगी मतलब। देखिए, तो सामान्य रूप से ये सब योग घटित हो रहा है क्योंकि द्वितीय और द्वादश भाव को हम नेत्र रूप में देते हैं। द्वितीय और द्वादश भाव हमारे कुंडली में जो काल पुरुष के होते हैं, काल पुरुष के नेत्र होते हैं द्वितीय और द्वादश भाव। उसमें अगर सूर्य आ जाए, प्रकाशित ग्रह आ जाए और वो पाप ग्रह से प्रभावित भी हो जाए तो वो क्या हो? नेत्र रोग का फल थोड़ा ज्यादा दे देते हैं, फल हो ही जाता है, मिल ही जाता है और नेत्र रोग हो ही जाता है ना। आगे पाप ग्रह से प्रभावित होने का मतलब पाप ग्रहों की दृष्टि, पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए, युक्त हो जाए, किसी तरह प्रभावित हो जाए। गुरुजी दृष्ट हो जाए, अगर द्वितीय और द्वादश भाव में सूर्य हो और पाप ग्रह से प्रभावित हो तो नेत्र रोग बनता है। द्वितीय और द्वादश भाव में सूर्य हो और पाप ग्रह से प्रभावित हो।
आगे आगे और एक एक योग आपको मिलता जाएगा। जैसे हम नेत्र रोगों के बारे में आप भी क्लियर होते जाएंगे। आप जब त्रिक भाव की बहुत चर्चा चलेगी, 6, 8, 12 भाव की चर्चा चलेगी, तब जाके देखा जाएगा कि द्वितीय भाव का अधिपति अगर 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए, पाप के साथ बैठ जाए, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम देता ही है। ये सब चीजें कई जगह चंद्रमा को भी, सूर्य के साथ चंद्रमा को भी लेते हैं, किंतु परंतु जो सामान्य योग है वो सूर्य को ही लेता है सबसे प्रभावी करके, कि द्वितीय और द्वादश भाव में सूर्य हो और पाप ग्रह से दुष्ट प्रभावी हो, प्रभावित हो, तो क्या बनता है? नेत्र योग बनता है। आ गया समझ में? नहीं, इसमें कुछ डाउट तो नहीं है ना किसी को? नहीं सर। और एक योग बताया गया था आपको, ऋण योग बताया गया था ना, ऋण योग। जी गुरुजी। ऋण योग कब बनता है? जब षष्ठेश और एकादशेश का संबंध द्वितीय और द्वितीय के साथ हो जाए तो ऋण योग बनता है। षष्ठेश और एकादशेश का संबंध अगर द्वितीय और द्वितीय के साथ हो जाए तो ऋण योग बनता है। तो षष्ठेश का संबंध होना बहुत जरूरी है। षष्ठेश का संबंध होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एकादश भाव से हम इनकम की बात करते हैं, षष्ठेश के और ऋण वगैरह जो होता है ना, रोग ऋण, ये सब षष्ठ भाव से विचार किया जाता है। इसका संबंध अगर द्वितीय और द्वितीय के साथ बन जाए तो ऋण योग बनता है। गुरुजी द्वितीय और द्वितीय दोनों के साथ, द्वितीय और द्वितीय के साथ बन जाएगा तो प्रबल बन जाएगा, क्योंकि द्वितीय भाव हम देख, षष्ठेश एकादशेश का संबंध अगर द्वितीय और द्वितीय के साथ हो तो ऋण योग बनता है। गुरुजी इसको प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे आप एक बार? देखिए, एक कुंडली दिखाता हूँ आपको। इसमें देखिए, इसमें द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव में कौन सा ग्रह बैठा है? सूर्य बैठा है जी, सूर्य। और यहाँ षष्ठेश कौन है? गुरु। गुरु का संबंध बन रहा है द्वितीय के साथ। षष्ठेश का संबंध बन रहा है क्या? द्वितीय संबंध है, युति संबंध नहीं है। हाथ में बैठे हैं। पंचम दृष्टि से वो द्वितीय भाव को देख रहा है और द्वितीय के साथ वो खुद बैठा है। द्वितीय मंगल है ना, द्वितीय मंगल के साथ वो खुद बैठा है। और एकादशेश यहाँ कहाँ पे जाके बैठा है? एकादशेश जो सूर्य है, सूर्य जाके कहाँ बैठा है? द्वितीय भाव में बैठा है। वो भी षष्ठेश के दृष्टि में आ रहा है। जी गुरुजी। तो यहाँ बनेगा ना ऋण योग? जी गुरुजी। बोला ना, षष्ठेश और एकादशेश का संबंध द्वितीय और द्वितीय के साथ हो जाए, या बना ना संबंध। एक द्वितीय का संबंध बना, युति संबंध बना, एक साथ बैठ गए, और द्वितीय भाव पर गुरु का दृष्टि संबंध बना, एकादशेश के साथ दृष्टि संबंध बना। एकादशेश वहां जाके द्वितीय भाव में बैठा, या कौन सा योग बना? युति संबंध बना, जाके द्वितीय भाव में बैठ गया, द्वितीय भाव के साथ युति हो गई उसकी। तो यहाँ कौन ऋण योग बनेगा कि नहीं बनेगा? जी गुरुजी, बन गया। आपको ऐसे ही देखना है, ये सामान्य से योग है ये सब। आगे आगे बहुत योग है, आपको चलता है, ये सामान्य से योग है कि वो मिल ही जाता है कि कुंडली में अगर कोई ऋण करता होगा, को करता होगा, उसके कुंडली में मिल ही जाता है ये सब। हाँ, ये सब अगर मिल जाएगा तो षष्ठेश से ऋण होता है, षष्ठ भाव से, अगर वो सब मिल ही जाएगा तो आपको पता चल ही जाएगा ये सब योग बनता है कि नहीं बनता है। आगे बढ़े फिर। गुरुजी थोड़ा भावात भावम पे प्रकाश डाल देंगे क्या? देखो, भावात भावोपति में जो बोला जाता है तो दो को छोड़ के बाकी सब में किया जाता है। जिस भाव में एक बात होता है, जैसे हम पंचम भाव से संतान का विचार करते हैं ना,
जो भावात भावम जैसे हो जाता है पंचमात पंचमम, कौन सा भाव आ जाता है जब पंचम से पंचम गिनेंगे? पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम और नवम। और नवम भाव से भी हम संतान का विचार कर सकते हैं, भावात भावम का ये मतलब होता है। परंतु यह दो भावों में नहीं यूज हो पाता। कौन से दो भावों में? अगर हम देखेंगे द्वादश भाव से द्वादश भाव, द्वादश भाव से द्वादश भाव कौन सा भाव बनेगा? द्वादश से द्वादश 11 लग्न नहीं बनेगा, द्वादश से द्वितीय लग्न बनेगा, द्वादश से द्वादश एकादश भाव बनेगा। परंतु वो दोनों परस्पर संपूर्ण रूप से विपरीत है। कैसे विपरीत है? द्वादश भाव से हम व्यय का विचार करते हैं, अगर एकादश भाव से हम आय का विचार करते हैं। ये दोनों परस्पर संबंध होता है क्या इन दोनों में? नहीं हो पाता। ऐसे भी द्वितीय और द्वितीय, माने द्वितीय से द्वितीय, जो द्वितीय से द्वितीय होता है या क्या द्वितीय से द्वितीय कौन सा भाव होता है? तृतीय भाव होता है। एक धन और विद्या का भाव हो जाए तो दूसरा पराक्रम का भाव हो जाता है, मारपीट का भाव हो जाता है। तो इस दोनों में संबंध नहीं बन पाता, द्वादश से द्वादश में संबंध नहीं बन पाता। बाकी देखेंगे तृतीय से तृतीय देख ले, चतुर्थ से चतुर्थ देख ले, पंचम से पंचम देख ले, षष्ठ से षष्ठ देख ले, ये सब हो जाता है। द्वितीय और तृतीय अपोजिट कैसे है? हाँ, देखो द्वितीय से द्वितीय द्वितीय भाव है और तृतीय, द्वितीय से द्वितीय कौन सा भाव हो गया? तृतीय भाव। ये अपोजिट कैसे हुई है? द्वितीय भाव से हम क्या विचार करते हैं? विद्या का विचार होता है, हम द्वितीय भाव से धन का विचार होता है। और तृतीय भाव से कहाँ हो? मारपीट वगैरह हो गया, पराक्रम हो गया, जिद्दी वगैरह हो गया, ये सब भाव विचार किया जाता है। हाँ, मारपीट, लड़ाई झगड़ा विद्या के किस काम के आता है? विद्या ददाति विनयम, विद्या जो देता है विनय को देता है। पराक्रम थोड़ा मारपीट झगड़ा करने के लिए थोड़ी होता है। विद्या ददाति विनयम, विनय को देता है। जो विद्या, जिसके पास एक्चुअली में जो विद्या होगा वो विनय होता चला जाएगा। नहीं कि वो हमारे पास विद्या है, हम जाके लड़ाई करेंगे, हम जाके झगड़ा करेंगे, पराक्रम दिखाएंगे हम अपना। जो जितना बोला जाता है ना, फलंती नमंती फलिनो वृक्षः नमंती गुणिनो जनाः, जो गुणिन जना है, जो विद्वान लोग होते हैं वो हमेशा नतमस्तक होके रहते हैं, तोड़ा करके छाती नहीं चलते हैं, पराक्रम नहीं दिखाते हैं। इसलिए वो दोनों विपरीत हो गए। और इस अभी जो बताया गया है, क्यों एकादश भाव को लिया गया उसमें? क्योंकि वो षष्ठ से षष्ठ में है। षष्ठ से षष्ठ गिनो, एकादश आता है कि नहीं आता है? यहाँ पे भी भाव से भाव का भावात भावम प्रति जो होता है ना, वो लागू हुआ। षष्ठ से षष्ठ गिनिए, एकादश बना कि नहीं बना? षष्ठ भाव से जो षष्ठ भाव होता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसलिए वो एकादश भाव को भी षष्ठ के साथ लिया गया है। और दोनों का प्रभाव एक साथ पड़ जाएगा तो लोग जो होगा ऋण ये सब वगैरह करेगा ही, ऋण लेगा। पता चल गया ना आपको? किसी को कुछ डाउट है इसमें? गुरुजी क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? जिनके डाउट थे, नीलिमा जी आपके डाउट था ना? नहीं गुरुजी, क्लियर है। क्लियर हो गया गुरुजी, क्लियर हो गया। हो गया ना? अभी आगे चले? जी गुरुजी। एक योग आपको बताया गया था, कारक योग बताया गया था ना। कारक योग में क्या होता है? जब कुंडली में 2 या 2 से अधिक ग्रह उच्च का होके बैठा हो या अपनी स्वगृही में होके बैठा हो, परस्पर केंद्र में होके बैठा हो, तब जाके कौन सा योग बनेगा? कारक योग बनेगा। अगर हम उच्च का लेंगे तो उच्च का ही लेंगे, 2 उच्च के ही देखेंगे, उच्च के साथ तो स्वगृही नहीं मिलाएंगे, स्वगृही के साथ उच्च को नहीं मिलाएंगे। अगर उच्च देख रहे हैं तो उच्च को ही देखेंगे, अगर स्वगृही देख रहे हैं तो स्वगृही ही देखेंगे। अगर 2 या 2 से अधिक स्वगृही ग्रह कुंडली में हो और एक दूसरे से केंद्र में हो, तब जाके क्या कारक योग बनेगा। अगर 2 उच्च का ग्रह बैठा है और या 2 से अधिक भी हो, उच्च का होके बैठा है और परस्पर केंद्र में होके बैठे हैं, तब जाके क्या कारक योग बनेगा। एक नहीं कि एक उच्च का होके बैठ गया, एक स्वगृही होके बैठ गया, एक दूसरे से केंद्र में, तब नहीं बनेगा।
लिखिए आप, जब कुंडली में 2 या 2 से अधिक ग्रह अपने राशि में तथा उच्च में हो और परस्पर केंद्र में हो तब कारक योग बनता है। कुंडली में 2 ग्रह या 2 से अधिक ग्रह, 2 ग्रह या 2 से अधिक ग्रह स्वगृही या उच्च में होके बैठे हैं और परस्पर केंद्र में बैठे हैं तो कारक योग बनता है। कौन सा योग बनता है? कारक योग। कारक योग बनता है। एक कुंडली देखेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसमें। ठीक है, इसमें कारक योग बन रहा है। बन रहा है। कैसे बन रहा है? कैसे बन रहा है बताओ। सूर्य से गुरु केंद्र में है और गुरु से सूर्य केंद्र में है और दोनों उच्च का होके बैठे हैं, दोनों तो बन गया। जी गुरु जी। बाकी और कौन सा योग बन रहा है? शनि अपनी राशि में बैठे हैं और शुक्र भी अपनी राशि में बैठे हैं और दोनों परस्पर केंद्र में हैं। बहुत बढ़िया। और कोई इसके साथ नहीं होता है क्या? और कौन उच्च स्वगृह में होके बैठा है? सिर्फ शनि और शुक्र है? मंगल भी बैठा है कि नहीं? उसको भी तो देखो। और ये केंद्र में है, परस्पर शनि और मंगल परस्पर केंद्र में है ना? जी गुरु जी। तो दोनों तरफ से बन रहा है कारक योग। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जी गुरु जी। तो कार्य योग का फल क्या होता है? और धन और पदवी को देने वाला होता है। जिसकी कुंडली में कारक होता है, कारक योग बनता है, वो धन और पदवी को देने वाला होता है। हाँ। गुरुजी, किसी की कुंडली में 7 ग्रह उच्च के हों तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। हेलो, आवाज आ रहा है? अब आइए गुरुजी। गुरुजी, हाँ, अगर थोड़ा किसी में 7 ग्रह उच्च के हों तो वो बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। 7 ग्रह उच्च के हो सकते हैं क्या? आप बताइए। आप एक काम करिए, आप अपना नोटबुक निकाले। राहु केतु को 7 ग्रह में नहीं गिना जाता। तो राहु केतु बन पाएंगे क्या? राहु केतु को छोड़िए, 7 ग्रहों में वो नहीं लिया जाता। बाकी जो 7 के 7 ग्रह होते हैं, राहु केतु को छोड़ के बाकी 7 के 7 ग्रह एक साथ उच्च में होके बैठ सकते हैं। नहीं, 5 ग्रह बैठे हैं गुरुजी। 5 ग्रह उच्च के होके बैठे हैं किस? तो बहुत बढ़िया। तो 5 ग्रह अगर उच्च के बैठे होंगे तो बहुत बढ़िया। रामचंद्र जी के कुंडली में तो 5 ग्रह उच्च के नहीं बैठे। है गुरुजी, हमारे पास ऐसी कुंडली, तो यही सोच रहे थे कि बहुत अच्छी सब बहुत अच्छा कुंडली है, सबसे अच्छा कुंडली है। और 5 ग्रह कुंडली में सब उच्च का होके बैठ गए तो बहुत अच्छा। और बाकी और कौन को ग्रह बचा ही? सब ग्रह तो उच्च का होके बैठ गए। बाकी राहु केतु भी आप बोल रहे हैं उच्च का होके बैठा है, तो 7 ग्रह हो गए। तो बहुत अच्छा है। अच्छा कुंडली। राहु केतु को माना जाता है, राहु को माना जाता है वो बुध की जो होता है ना, जैसे बुध कहाँ उच्च का होता है? बुध कन्या में उच्च का होता है, वो मिथुन में उच्च के होते हैं। राहु मिथुन में उच्च का होता है। यहाँ पे बुध की गुरु में उच्च का होता है। वृश्चिक में लिया था जी। हाँ, या वृष में लिया था, वृष और वृश्चिक में। कई जगह पुरुष भी लिया जाता है, परंतु सबसे जो मान्यता जिस बात का है वो बोला जाता है कि बुध के भाव में उसका, बुध की जो राशि होती है ना मिथुन राशि में, वो मिथुन राशि में उच्च का होता है और कन्या राशि में स्वगृही होता है।
राहु को बताया गया है। जहाँ उच्च का होगा वहाँ साथ में नीच का होगा। केतु राहु के विपरीत है। केतु राहु के विपरीत है। राहु जहाँ उच्च का होगा केतु वहाँ नीच का होगा। केतु जहाँ उच्च का होगा राहु वहाँ नीच का होगा। राहु केतु परस्पर विपरीत ही होते हैं क्योंकि एक साथ में ही बैठते हैं। यहाँ बैठा तो उसके सातवें भाव में केतु बैठेगा 180 डिग्री। अगर राहु उच्च का होके बैठा है तो केतु भी उच्च का होके बैठेगा। राहु नीच का होके बैठा है तो केतु नीच का होके बैठेगा। जी गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, यदि 2 या 3 या 3 से ज्यादा ग्रह मतलब नीच राशि में बैठे हो तो क्या वो अपना फल नहीं देंगे? फल नहीं देंगे क्या? फल तो देंगे पर नीच का फल देंगे ना। फल ऐसे नहीं कि कोई फल नहीं देता, कोई कहाँ बैठा है और कुछ फल नहीं दे रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना। फल देगा परंतु नीच का फल देगा, खराब फल देगा, अच्छा फल नहीं देगा। उसकी जब दशांतर रहता चलेगा खराब परिणाम देगा, है ना, अच्छा परिणाम दे देगा। और शत्रु की राशि में बैठा हो तो ही अगर एक बात बोलिए, समझिए, नॉर्मल जथा देहे तथा गेहे ऐसा बोला जाता है। अगर आप अपने मित्र गृह में बैठे हैं, मित्र के घर में बैठे, आप जितना खिला हुआ रहेंगे, जितना खुशी रहेंगे, जितना अच्छे से काम कर पाएंगे, क्या अपने शत्रु के गृह में वो कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे ना। आपको जैसे हाथ बंद गया होगा, आप ऐसे ही बैठे होंगे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे होंगे, अच्छे फल नहीं दे पा रहे होंगे, अच्छा बात नहीं बोल पा रहे होंगे, ऐसे ही फल हो जाता है। जितना अच्छा होके बैठेगा उतना अच्छा परिणाम देगा। जितना नीच का और शत्रु राशि मतलब समता लगभग बराबर ही होगी। नहीं, बराबर नहीं, सब बोला जाता है। जब शत्रु गृह में बैठ जाता है उससे खराब परिणाम, जब नीच का होके बैठ जाता है उससे खराब परिणाम देता है, जब परमुच में आके बैठ जाता है उससे खराब परिणाम देता है, जब अष्ट हो जाते हैं उससे खराब परिणाम, अगर भाव संधि में चला जाए, है ना, ऐसे पर देखा जाता है। ऐसे जब अच्छे परिणाम देखेंगे, अगर मित्र गृह में है तो अच्छा परिणाम देगा, अगर स्वगृही में है और अच्छा परिणाम देगा, और उससे अगर उच्च में हो तो और परिणाम अच्छा देगा, और उससे अच्छा परिणाम देगा, और मूल त्रिकोण में हो तो और अच्छा परिणाम देगा, ऐसा बोला जाता है। मूल त्रिकोण 1, 5 और 9वां भाग है ना? नहीं, मूल त्रिकोण सबका अलग अलग होता है। मूल त्रिकोण आप सबका अलग अलग होता है, आपको वो बताया गया होगा। मूल त्रिकोण संज्ञा होता है पंचम और नवम। मूल त्रिकोण और देखा जाता है कितने अंश में ग्रह मूल त्रिकोण में होते हैं, कितने अंश में परमुच का होते हैं, कितने अंश में उच्च के होते हैं, ये सब आपको बताया गया है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, तभी जाकर देखेंगे। और अगर उच्च का है, शनि अगर उच्च का है, रोहस्त है, तो क्या परिणाम रहेगा? देखिए, अगर किस भाव का स्वामी है वो पहले देखिए, किस भाव का स्वामी हो के उच्च के होके बैठे हैं, इसके हिसाब से परिणाम देखेंगे ना। अगर वो षष्ठे से होके उच्च के परिणाम में बैठा है तो क्या ये षष्ठे से हम क्या क्या विचार करते हैं, अष्टम भाव से हम क्या विचार करते हैं, ये सब देखे। अष्टम भाव से लग्न का देखो, लग्नाधिपति अगर उच्च का होके बैठ गया तो क्या लग्न शरीर अस्वस्थ थोड़ी करेगा? अस्त हो गया सर साथ में। हाँ, लग्न का स्वामी उच्च का होकर अस्त बैठा है, तो देखिए अस्त का हो गया मतलब क्या हो गया, सूर्य के समीप में जाके वो अस्त हो गया। उसका परिणाम क्या हुआ, क्षीण हो जाता है। उच्च का परिणाम देने वाला होता है ना, थोड़ा क्षीण हो जाता है। अस्त का होके बैठ गया ना, सूर्य के समीप में जाके, अब पूर्ण रूप से उसका अस्तित्व तो नहीं खो देगा वो जाके वहां, क्योंकि उच्च का होके बैठा है तो उसका भी कुछ मर्यादा है ना। पूर्ण रूप से ऐसे नहीं कि पूर्ण रूप से जाके वहां अपना अस्तित्व खो देगा, कुछ परिणाम नहीं देगा। परिणाम देगा पर परिणाम में हानि हो जाएगी। जी। यदि कोई 3 ग्रह यदि शत्रु राशि में भी बैठे हैं और अस्त के भी हैं तो उसका परिणाम खराब ही होता है। जैसे भाव अस्त में हो गए, नीच का हो गए, खराब भाव, तो परिणाम कम ही देते। अभी जो इसमें बताए, अगर देखे योगी जी होते हैं, वो उत्तर प्रदेश के क्या होता है, प्रधानमंत्री होते हैं कि नहीं होते, उनके भी पावर होते हैं ना, वो एक जगह का अधिपति होके बैठे हैं। अगर मोदी के साथ वो खड़े हुए होंगे तो सब क्या मोदी को ही देखेंगे ना, मोदी के पावर उनसे थोड़ा ज्यादा होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि योगी का कुछ पावर नहीं है, योगी के पावर है। अब मोदी के सामने खड़े हैं, मोदी के पास बैठे हैं, इसलिए मोदी का थोड़ा ज्यादा पावर है, उनको थोड़ा कम है।
तो मतलब अस्त के हैं और शत्रु राशि में बैठे हैं तो इनका अस्तित्व तो होगा पर मतलब शून्य के बराबर। सुन मैंने इतना जब उनके अगर कोई ग्रह उच्च का होके बैठा है, उच्च का हो गया, जब उसके दशा अंतर से चले तो अच्छा परिणाम देगा। मित्र गुरु में होके बैठा है तो अच्छा परिणाम देगा। जब उसके खुद ही बल कम है, उसको दशा अंतर ऐसा चल रहा है तो क्या करेगा वो? इतना अच्छा तो नहीं परिणाम दे पाएगा। तो अस्त का ग्रह कोई परिणाम नहीं देता, मतलब अच्छा नहीं देता, मतलब परिणाम अच्छा नहीं देता, अच्छा परिणाम नहीं दे पाता। वो अस्त का होके बैठ गया ना, इतना अच्छा परिणाम नहीं दे पाता। अगर वो देखेंगे, वो आगे आगे आपको चर्चा चलेगी, जब फलादेश के आगे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको धीरे 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 से पता चलेगा कैसे देखते हैं। अस्त का क्लास चलेगा, बकरी का भी क्लास चलेगा, सबका क्लास चलेगा। जी जी, बस एक बात और गुरुजी, जैसे सूर्य के साथ बुध है और बुधादित्य योग बनाता है, तो यदि अस्त का है बुध तो ये योग नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? बनेगा। सूर्य के यहाँ थोड़ी लिखा हुआ है कि बुध अस्त हो गया, क्योंकि बुध शुक्र तो हमेशा सूर्य के पास रहता है, हमेशा ही। वो कब अस्त हो जाएंगे? क्योंकि अनुचर ग्रह बोला जाता है ना, वो ज्यादा दूर नहीं जा पाते हैं, इतना दूर नहीं जा पाते। 28 डिग्री 48 डिग्री से ज्यादा अंतर नहीं हो पाता सूर्य बुध और शुक्र के बीच में, तो कहाँ जाएंगे वो? गुरुजी प्रणाम। गुरुजी एक प्रश्न था। हाँ गुरुजी, यदि वृश्चिक राशि गुरुजी हो और शनि गुरुजी अष्टम भाव में मेष राशि का नीचे के बैठा हो तो गुरुजी क्या परिणाम देगा? देखिए, एक बात हम अष्टम भाव से शनि, एक बात बोला जाता है कि अष्टम भाव में शनि अच्छा परिणाम देता है, क्योंकि अष्टम भाव का कारक माना जाता है ना। अष्टम भाव में शनि दीर्घायु बनाता है ना। अगर अष्टम भाव में ही नीच का होके बैठ गया, क्या परिणाम देगा वो? और अष्टम भाव की अधिपति को देखेंगे, अष्टम भाव का अधिपति भी अगर खराब भाव में बैठ गया, और शनि किस भाव का अधिपति है इसको देखेंगे। अगर षष्ठ भाव में भी, अष्टम भाव में भी बैठ गया और नीच का होके बैठ गया, तो क्या षष्ठेश का अधिपति बना कि नहीं? षष्ठेश का अधिपति बना, पंचमेश्वर षष्ठेश का अधिपति बना, पंचमेश्वर षष्ठेश दोनों भाव से। षष्ठेश का अधिपति नीच का होकर अष्टम भाव में बैठा है, तो ये एक आगे आपको एक पढ़ाया जाएगा, जब विपरीत राजयोग पढ़ाया जाएगा तब आपको बताया जाएगा। षष्ठेश अगर अष्टम भाव में बैठा है तो अच्छा परिणाम देता है। 6, 8, 12 भावों का अधिपति अगर 6, 8, 12 भावों में ही बैठे हैं तो अच्छा परिणाम देते हैं, अच्छा फल देते हैं। अगर ये भी बताया गया जाता है कि तो ये सब आगे आपको चर्चा चलेगा, आपको अच्छा परिणाम देगा कि नहीं देगा, कैसे परिणाम देगा, क्या परिणाम। पंचमेश अगर नीच का होके बैठ गया अष्टम भाव में तो अच्छा परिणाम देता है, तो नीच में अच्छा परिणाम नहीं देता। तो ऐसे ऐसे करके आपको किस चीज का बात पूछना है, कब पूछना है, तो आपको वहाँ चर्चा चलेगी धीरे धीरे। एक एक करके बोलिए, एक साथ बोलेंगे तो किसका सुनाई देंगे। कोर्स का सिलेबस है क्या कुछ? कोर्स का सिलेबस ऐसे पढ़ाया जो जा रहा है ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है, आप इसको नोट करते जाइए। ऐसे सिलेबस तो नहीं है ना, हम ऐसे या पढ़ाएंगे। तो आपको ज्योतिष सीखना है, कोई पुस्तक नहीं पढ़ना है ना आपको कि सिलेबस इसी हिसाब से पुस्तक के हिसाब से हम पढ़ेंगे। आपको ज्योतिष सीखना है, जो जो फलादेश में जरूरी है वो सब आपको सिखाया जाएगा। फलादेश की कोर्स चल रहा है ना, फलादेश में जो जो जरूरी है, जैसे देखा जाता है, जैसे फलादेश किया जाता है, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा धीरे 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 धीरे। हाँ गुरुजी एक प्रश्न करें क्या हम? हाँ बोलिए। अभी जैसे हमारे पहले जो थे अंकल, उन्होंने आपसे पूछा था कि अगर ना शनि अष्टम में बैठा हुआ है और नीच राशि का है तो वो चूंकि अष्टम भाव शनि खुद का होता है और वो उसमें अगर नीच राशि में या अस्त स्थिति में है तो वो परिणाम देगा, मतलब परिणाम देगा नहीं, फल देगा नहीं देगा? अगर अस्त हो गया, खुद के भाव में बैठा हुआ है और खुद का भाव में, देखो खुद का भाव क्या होता है, खुद का भाव शुक्र ही होता है, वो कारक है उसके भी। और एक शास्त्र में माना जाता है जिस वो शनि अष्टम भाव का कारक है और अष्टम भाव का मारक भी है। अष्टम भाव का कारक भी माना जाता है, अष्टम भाव का मारक। जैसे बृहस्पति को पंचम भाव का कारक माना जाता है, पंचम भाव के मारक भी माना जाता है। सूर्य को नवम भाव का कारक माना जाता है, नवम भाव का मारक भी माना जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में अपने को फल क्या मिलेगा? अशुभ रहेगा, शुभ रहेगा? देखो पहले क्या होता है, क्या बोला जाता है कि शनि किसका कारक है? शनि दुख देने वाला ग्रह है, दुख का कारक है। जैसे बृहस्पति सुख का कारक है, ऐसे शनि दुख का कारक है।
अष्टम भाव से हम मृत्यु के बारे में चिंता करते हैं। अष्टम भाव हमारा मृत्यु का भाव होता है ना। अष्टम भाव में शनि बैठ गया तो आपको अच्छा परिणाम देता है, दीर्घायु बनेगा। कैसे दीर्घायु बनेगा? वो तो दुख का देने वाला होता है। दुख में पड़े 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 आपको दीर्घायु बनाएगा। अच्छा, मतलब अस्त भी होगा तो ऐसा फल नजदीक तो लगा। देगा अपना। ऐसे नहीं कि कोई बोला ना कोई ग्रह अस्त हो जाए। अस्त का मतलब क्या है? सूर्य के साथ आके बैठा है। सूर्य कौन है? सूर्य राजा है, वो राजा के पास में आके बैठा है। बोला ना अभी, अगर मोदी के पास जाके बैठ गए योगी जी के पार बिल्कुल पूरा का पूरा खत्म थोड़ी हो जाएगा। उनके भी पावर होंगे, पर उस मोदी के सामने नहीं होंगे। ठीक है गुरुजी। इसका मतलब ये नहीं कि वो परिणाम नहीं। जी गुरुजी, अब एक और प्रश्न था हमारा कि अभी चर्चा हुई थी, उसमें ये बात चल रही थी कि ना राहु मतलब मिथुन राशि में उच्च के होते हैं और धनु राशि में नीच के होते हैं। और तो लेकिन फिर भी वो मतलब जनरली कहते हैं कि शनि मतलब राहु शनि मत फल करता है और केतु मंगलवत फल करता है। तो जब बुध की और मंगल के गुरु की राशि में उच्च के होते हैं तो फिर ये ना शनि और मंगल की इसमें के जैसा फल क्यों करते हैं? मतलब वो बोला जाता है वो उच्च का होता है। जैसे हम बोले ना, शास्त्र में बोला जाता है कि शनिवत राहु कुजवत केतु। शनिवत राहु, इसे देखो, शनि किस राशि में उच्च का होता है? तुला राशि में उच्च का होता है। और मंगल किस राशि में उच्च का होता है? मंगल शनि की राशि में। क्या शनि के जैसा फल देगा? नहीं। क्या मंगल शनि के जैसा फल देगा? शनि की राशि में उच्च का होता है, क्या शनि के जैसा फल देगा? वो बोला गया है राहु शनि के जैसा फल देता है, क्योंकि राहु को उस श्रेणी का माना गया है। केतु को मंगल की श्रेणी, ये सब श्रेणी का माना गया है, इसलिए वो मंगल के जैसा फल देता है। वो राहु के सामने हमेशा रहता है, इसको पाप ग्रह माना जाता है। वो केतु हमेशा पाप फल नहीं देता, राहु हमेशा पाप फल देता है। राहु को पापी ग्रह 100% पापी ग्रह माना गया है। जब आप पृथकता जनक ग्रह पढ़ रहे थे उसमें राहु था ना? जी गुरु जी। केतु था उसमें? नहीं, शनि राहु मंगल की बात हुई थी। शनि राहु मंगल नहीं गुरुजी, शनि और राहु की केवल। और सूर्य द्वादशेश, ये सब पृथक जनक ग्रह होते हैं। ये सब अलग कर देते हैं, जहां में दृष्टि डालते हैं, जहां में ये डालते हैं, पृथक कर देते हैं उस भावों से। जी गुरुजी, आज भावों के कारक ग्रह पे थोड़ी सी चर्चा कर दीजिए। ये हमें डाला पीडीएफ पर, इससे समझ में नहीं आया। किसमें समझ में नहीं आया? भावों की मतलब कौन से भाव का कौन सा कारक ग्रह होता है? तो आपको बताया गया था ना नहीं बताया गया था? नहीं बताया, केवल पीडीएफ डाला था। ठीक है, लिखिए। जी आप स्क्रीन पे हल्का सा समझा दीजिए। देखिए, सबका आप नोट करके रखिए, क्योंकि समझाएंगे तो सबका देखिए अलग अलग। जैसे 12 भाव होते हैं ना, वो 12 भावों के स्थिर कारक होते हैं। 12 भावों के ना स्थिर कारक होते हैं, सबका अलग अलग स्थिर कारक माना गया है। जैसे लग्न का कारक माना गया है सूर्य। लग्न का जो स्थिर कारक होते हैं उसको सूर्य माना जाता है। लग्न का स्थिर कारक होता है सूर्य। द्वितीय भाव का बृहस्पति। तृतीय भाव के मंगल। चतुर्थ भाव के चंद्रमा और बुध। चतुर्थ भाव के चंद्रमा और बुध। पंचम भाव के बृहस्पति। सर अर्धबुध का मतलब सर? चंद्रमा और बुध। अच्छा, चंद्रमा और बुध, ठीक, ओके सर। पंचम भाव का बृहस्पति। षष्ठ भाव का शनि और मंगल।
सप्तम भाव के शुक्र, और जब स्त्री की कुंडली में देखेंगे तो बृहस्पति, पुरुष के कुंडली में शुक्र और स्त्री की कुंडली में बृहस्पति। और अष्टम भाव का शनि, नवम भाव का सूर्य और गुरु, सूर्य और बृहस्पति नवम भाव का। दसम भाव का शनि, सूर्य, बुध और बृहस्पति, 4 ग्रह होते हैं कारक दसम भाव के। शनि होता है, सूर्य होता है, बुध होता है और बृहस्पति होता है। शनि, सूर्य, बुध और बृहस्पति। और एकादश भाव के बृहस्पति, और द्वादश भाव के शनि। जी, ये तो अभी आपने बताया ना अष्टम भाव का शनि मारक भी है और कारक भी है। ओ, आपको आगे बताया जाएगा कैसे मारक होते हैं वो, आपको आगे बताया जाएगा किस भाव का। ये सब कारक बन गए, मारक आपको आगे पढ़ाया जाएगा, जब उसकी चर्चा चलेगी तब आपको मारक के बारे में बताया दिया जाएगा कौन कौन भाव में कौन सा ग्रह मारक होता है ना। जैसे आप संतान विचार में जब पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा, ऐसे आगे आगे आपको बताया दिया जाएगा कौन सा भाव में कौन मारक होता है, कौन कारक। कारक तो आपको पता चल गया, सब स्थिर कारक है द्वादश भाव के, है ना। तब मारक भी आपको बताया दिया जाएगा, कैसे क्यों मारक बताया जाता है। तो कारक होते हैं फिर मारक क्यों होते हैं, तो आपको आगे आगे ये सब चर्चा चलेगी, आपको बताया दिया जाएगा ना। गुरुजी, ये कारक ग्रह जो होते हैं, जिस भाव का कारक ग्रह जो बनता है, अगर वो उसी भाव में बैठ जाता है तो फिर वो शुभ परिणाम भी देगा ना हमेशा? क्यों अशुभ परिणाम देगा? नहीं, शुभ शुभ परिणाम। हाँ, तो शुभ परिणाम वो देखा जाता है, जब फलादेश किया जाता है तो बोला जाता है भाव भावेश कारक। तीनों को देख के फलादेश करते हैं। जब गुरुजी बताते हैं आपको पृथकता जनक हो गया कि जो भी बताते हैं, आपको क्या बताते हैं, स्त्री प्राप्ति हो गया, सुंदर स्त्री प्राप्ति हो गया, तो आपको बोलते हैं ना, तो भाव को देखना है, भावाधिपति को देखना है, भाव का कारक को भी देखना है। तीनों बताते हैं कि नहीं बताते हैं? भाव भावेश कारक, भाव को देखते हैं, भावाधिपति को भी देखते हैं और भाव के कारक को भी देखते हैं। तीनों को देख के फलादेश किया जाता है भाव भावेश कारक। हाँ जी गुरुजी। अगर तीनों पीड़ित होंगे, अगर 3 शुभ होंगे तो अच्छा परिणाम देगा, अगर 3 पीड़ित होंगे तो खराब परिणाम देगा, ऐसा बोला जाता है। जी गुरुजी। गुरुजी, एक विषयांतर प्रश्न है, पूछूं क्या? हाँ पूछिए पूछिए। गुरुजी, अपना वैदिक ज्योतिष में गुरुजी पृथ्वी को क्या माना गया है? पृथ्वी को देखो, वैदिक ज्योतिष में पृथ्वी को ग्रह तो नहीं माना गया, पृथ्वी का हमारा निवास स्थान बताया गया है। ग्रह तो नहीं है वो। ग्रह तो जैसे हमारे अभी जो साइंस के हिसाब से पृथ्वी को एक ग्रह बना दिया गया है, परंतु पृथ्वी हमारा निवास स्थान है। पृथ्वी को स्थिर करके बाकी ग्रह को घुमाया जाता है, बाकी पृथ्वी ग्रह को ग्रह नहीं माना जाता। हाँ गुरुजी, आज की नीच भंग वाली आज पीडीएफ जरा भिजवा दीजिए। हाँ भेज देंगे भेज देंगे। थोड़ा उसके लिए आपकी याददाश्त के लिए। गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, दसम भाव के 4 कारक हैं, दसम भाव के 4 कारक हैं। अब इनमें से यदि 2 कारक अच्छे हों और 2 कारक नीच वगैरह के हों तो कैसा फल होगा? परिणाम अधिपति को देखेंगे, भाव को देखेंगे, ये तो कारक हो गए सिर्फ। और भाव भावाधिपति भी खराब होंगे तो इतना अच्छा परिणाम नहीं दे पाएगा। और भाव भावाधिपति अच्छे होंगे तो कारक भी अच्छे बन गए तो अच्छा परिणाम देगा। गुरुजी, शुक्र सप्तम भाव का कारक है और सप्तम भाव में ही उच्च राशि का होके बैठा है मीन राशि में, लेकिन अस्त है, तो हम क्या माने उसका कितना प्रभाव मिल पाएगा अस्त होने के कारण? देखिए, अस्त होने से थोड़ा पावर उसका कम हो जाता है।
लेकिन स्वराशि स्थ भी है और मीन राशि में उच्च का होके भी बैठा तो है। वो सब आपको धीरे धीरे आगे आगे जब चर्चा चला गया तो बताया जाता है कि शुभ भाव जो शुभ ग्रह होते हैं ना वो उनको दोष लगता है केंद्राधिपति होने का। वो सब आगे आपको बताया जाएगा धीरे धीरे। हाँ, अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर चर्चा करिए। धीरे धीरे आपको वो सब पता चल ही जाएगा क्या क्या होता है। गुरु जी ये बता दीजिए आप भाव भावेश और कारक जो भी आपने कहा ना, तो जैसे मेष लग्न की कुंडली है तो उसका भाव लग्नेश यदि नवम स्थान धनु राशि में बैठा है, नवम स्थान में धनु राशि में बैठा है और लग्न में यदि सूर्य भी नहीं है, उसका कारक ग्रह भी नहीं है, तो इसका क्या हुआ? कुछ तो देखो भाव कारक को कैसे समझे? मतलब देखिए हम जब विचार करते हैं, जब आप सुंदर प्राप्ति के योग देखते हैं या पृथकताजनक ग्रह देखते हैं, तो जब गुरुजी क्या बोले पृथकताजनक ग्रह, जब पृथकताजनक ग्रह सप्तम भाव और सप्तमाधिपति और सप्तम भाव के कारक पर प्रभाव डाले तो वह अलग कर देते हैं, अपने पति से या पत्नी से अलग कर देते हैं। इसी तरह अगर लग्न को देखेंगे, लग्न पर किस भाव का युति है, किसकी दृष्टि है, क्या है, लग्नाधिपति कहाँ जाके बैठा है, लग्न भाव का कारक सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, ये सब देखेंगे, लग्न का फलादेश करेंगे। जब फलादेश करते हैं भाव भावेश कारक तीनों को देख के करते हैं। भाव को देखते हैं, भाव कितना स्ट्रांग है, भावाधिपति कितना स्ट्रांग है, उस भाव का कारक कितना स्ट्रांग है, वो तीनों जितना स्ट्रांग होगा वो भाव उतना स्ट्रांग होगा, वो जितना वो डाउन होंगे वो भाव उतना डाउन होगा। सर यदि दशम भाव स्वामी उच्च होकर द्वादश में बैठा है तो क्या वो फल नहीं देगा? द्वादश में उच्च का हो गया और दशम का स्वामी है। कौन सा? जैसे कुंभ लग्न की कुंडली में दशम का स्वामी मंगल द्वादश में बैठ गया तो उसका फल क्या हो सकता है? वो द्वादश का फल देगा या दशम का? जो भाव का अधिपति होता है उसी का फल देता है। द्वादश भाव में जाके बैठ गया, द्वादश का फल देगा। द्वादश भाव में देखा जाता है, वो देखो जो भाव का वो अधिपति होता है उस भाव का ही फल देता है। वो अच्छा देगा या बुरा देगा उसके हिसाब से होता है। जैसे मंगल दशम का स्वामी होके हाँ तो दशम का फल देगा। वो द्वादश भाव में बैठा है तो खराब, जैसे बोला जाता है, आगे आपको ये सब चर्चा है, जब विपरीत राजयोग बताया जाएगा किस भाव का स्वामी कहाँ बैठे तो कितना अच्छा परिणाम देगा, ये सब आगे आपको चर्चा चलेगी जब तो आपको बता दिया जाएगा। जो भाव का जो जैसे दिया गया ना, आपको दिया गया कि आपका एक घर है तो जो भी शुभ अशुभ परिणाम देगा आप इस घर के बारे में देंगे ना। अगर जिस भाव का कारक होंगे उस भाव के कारक के हिसाब से देंगे आप। जिसका जो डिपार्टमेंट है वही डिपार्टमेंट के हिसाब से वो काम करेगा। जैसे शरीर में पराक्रम कहाँ से विचार किया जाता है? मंगल से विचार किया जाता है। तो मंगल अगर डाउन होगा, मंगल ऐसे, तो शरीर में पराक्रम इतना नहीं हो पाएगा। सुख बृहस्पति से विचार किया जाता है, बृहस्पति खराब होगा तो उस जातों को इतना सुख नहीं मिलेगा। जिसको जो डिपार्टमेंट दिया गया है वो डिपार्टमेंट के हिसाब से वो काम करते हैं, और कुंडली में जिस भाव का अधिपति हो उस भाव के हिसाब से ही फल देते हैं। और अच्छे होंगे उस भाव का वृद्धि करेंगे और हानि होगा तो उस भाव की हानि करेंगे। जैसे वो द्वादश में बैठ गया तो द्वादश का इस मंगल पर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्या? द्वादश भाव ही खराब होते हैं अपने आप में। तो दशम ऐसा करते हैं, द्वादश भाव में बैठ गया ऐसे ही खराब परिणाम देगा वो। पता चल रहा है ना आपको? और उच्च का होके बैठा है या नीच का होके बैठा है वो दूसरी बात है। ठीक है जी। गुरु जी दशम भाव में मंगल का भी ऐसे कारक बताया गया है कहीं कहीं पर? नहीं, मंगल कारक नहीं बताया गया। बताया जाता है मंगल दशम भाव में सबसे अच्छा परिणाम देता है, वो कारक नहीं बताया गया। मंगल दशम भाव का कारक नहीं होता है। और एक चीज बताया जाए कि स्व राशि में अगर कोई ग्रह है और अगर कारक वाले भाव में ग्रह है तो कौन सा मजबूत होगा? स्व राशि वाला होगा या स्व राशि वाला हो? स्व राशि वाला हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम गुरु जी।